मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम है क्या? राइबोसोम को सेल फैक्ट्री प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे ट्रांसलेशनल एपरेटस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनील है जिसमें किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच रहती हैं और फ्री स्टेट के अंदर भी ये घूमते रहते हैं। ये मेनली आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया जॉर्ज एमिल पैलेडे ने 1950 के अंदर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें डेंस पार्टिकल नाम दिया गया, डेंस पार्टिकल कहा गया, माइक्रोसोमल पार्टिकल्स कहा गया, और डिटेल्ड स्टडी जो है वो की गई 2000 से लेकर 2001 में। राइबोसोम कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनकी लोकेशन के आधार पर दो प्रकार की हो सकती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं मेम्ब्रेन के लिए और मेनली एक्सोसाइटोसिस के लिए। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ में अटैच रहती हैं, और जो फ्री राइबोसोम है वो मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट के अंदर रहते हैं, और ये सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। जैसे जो कोई भी फूड मेटाबॉलिज्म अगर है उस कंडीशन के अंदर, यानी सेल के अंदर इनकी स्ट्रक्चर जो है और कॉम्पोजिशन कैसा होता है। राइबोसोम आरएनए और कुछ राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो अलग अलग तरह की सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनके अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो तीनों तरह के आरएनएज हैं वो और कुछ 40 से 80 प्रकार के प्रोटीन मिलकर के और इनका निर्माण करते हैं। इनके ट्रांसलेशन के दौरान जो है दोनों जो पीसेस हैं वो मिल करके काम करते हैं। जैसे जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है उसे 30S और लार्ज सब यूनिट को 50S, और ये कॉम्पोजिशन होता है प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है यानी 70S प्रकार के राइबोसोम के लिए। जैसे लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर क्या क्या है, राइबोसोम की एक्टिव साइट है, ऐसी साइट्स है जहाँ पर न्यू पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनते हैं, अमीनो एसाइल बाइंडिंग साइट है, पेप्टाइडल बाइंडिंग साइट है, और इसका मेनली जो काम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस को कैटेलाइज करना है। और जो दो आरएनए स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, येलो और ऑरेंज, और कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लू कलर के अंदर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए कि किस हिसाब से पेप्टाइडल बाइंडिंग साइट बताई गई है, और लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट, और जहाँ पर mRNA किस तरह से जुड़ रहा है उसका 5 डेज एंड 3 डेज एंड, और ग्रोइंग पेप्टाइड चेन सबकी स्ट्रक्चर जो है, एग्जिट साइट, सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। स्मॉल यूनिट की बात करें तो इसका जो काम है इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए, उसके अलावा कोडॉन्स और एंटीकोडॉन की पेयरिंग, mRNA को इनटेक करना, और mRNA जो है वो एंटर करता है लेफ्ट साइड की एंटरिंग के थ्रू, और ये आरएनए से मिलकर के बना हुआ है, कुछ प्रोटीन्स स्ट्रैंड्स हैं, और यहाँ पर जो है mRNA की एंट्री और एग्जिट साइड प्रेजेंट है स्मॉल सब यूनिट के ऊपर।
राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम का बायोजेनेसिस कैसे होता है? राइबोसोम बनाने का जो काम है वो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे प्रोटीन पार्ट्स हैं जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ से राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब किए जाते हैं न्यूक्लियोलस के द्वारा और राइबोसोमल प्रोटीन और आरएनए आपस में बंध जाते हैं। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों मिल जाती है, बन जाती है और उसके पश्चात ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी आरएनए और कुछ प्रोटीन्स मिलकर के और राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देती है। फंक्शन क्या है राइबोसोम का? कि राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ट्रांसलेशन की जो क्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात शुरू होती है या ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ चलती रहती है। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो mRNA की प्रेजेंस में शुरू हो जाता है। mRNA ट्रेवल करता है कुछ स्पेसिफिक कोडॉन्स की सहायता से, कुछ कोड की सहायता से साइटोप्लाज्म के अंदर और ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ में बंध जाता है। उसके पश्चात दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है। और इसका काम क्या है? जैसे tRNA अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है और राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है जैसे AUG कोडॉन की सहायता से और स्टार्टिंग जो अमीनो एसिड है उसे मिथियोनिन नाम दे दिया जाता है और अमीनो एसिड जो है वो राइबोसोम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पर अटैच होकर के पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप किया जाता है कुछ स्टॉप कोडॉन की सहायता से जैसे UAA, UGA और UAG। और जो ये प्रोटीन की बनी हुई चेन है वो एग्जिट टनल की सहायता से साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो बाहर निकल जाती है या एग्जिट हो जाती है। राइबोसोम की फंक्शन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? जैसे यहाँ पर है कि एक सिक्योर साइट होनी चाहिए काम करने के लिए जो कि दोनों सब यूनिट जो है वो आपस में बंद करके और सिक्योर साइट का फॉर्मेशन कर देती है। इंफॉर्मेशन की सप्लाई के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए तो इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाता है न्यूक्लियस के थ्रू और mRNA की सहायता से। अमीनो एसिड की सप्लाई जो कि tRNA की सहायता से की जाती है और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन फूड की सहायता से हो जाता है। और अब रिलीज कैसे किया जाए साइटोप्लाज्म के अंदर जब राइबोसोम काम करता है तो जो एग्जिट टनल है या जो क्लेफ्ट है लार्ज सब यूनिट की वहाँ से वो एक जगह ऐसी है। एंटीबायोटिक्स के साथ में क्या रिएक्शंस है? कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर इनहिबिट सिंथेसिस कर देती है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि स्मॉल सब यूनिट को रोकने का काम कर देती है। जैसे इरिथ्रोमाइसिन है वो लार्ज सब यूनिट को रोकने का काम कर देती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो यूकैरियोटिक जो सेल है उसकी राइबोसोम को इफेक्ट करने में कामयाब नहीं होती है। क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर राइबोसोम ठीक से काम नहीं करे? तो क्या हो सकता है? अगर राइबोसोम का ठीक से बायोजेनेसिस नहीं हो रहा है या एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, एस्केप हो सकती हैं
और मेनली इससे जो डिजीज़ होती है उसे नाम दे दिया जाता है डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया। उसके अलावा ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम, कार्टिलेज हेयर हाइपोप्लेसिया, यानी क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है अगर राइबोसोम का ठीक से बायोजेनेसिस ना हो। उस सिचुएशन के अंदर डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया, ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम, कार्टिलेज हेयर हाइपोप्लेसिया जैसी डिजीज हो सकती है। थैंक यू।